Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of Ikra Hufaz Boys College, this is our 29th video lecture of Physics Second Year Online Classes Phase 2. हमने चैप्टर नंबर 19 के कुछ थ्योरी के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज हम उसके 4 न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 19 के करेंगे। इसके बाद फिर 2 हमारे मज़ीद थ्योरी के टॉपिक्स रह गए हैं। इसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपके पास यूज़ होंगे इन 4 न्यूमेरिकल्स में। पहला फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। टी हाफ क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी एलिमेंट जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होता है, टूटता है और अपने आप को दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो कितनी देर लगती है उसके हाफ को टूटने में, तो ये कहलाती है हाफ लाइफ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, इसका यूनिट होता है सेकेंड। लैम्डा कहते हैं डी के कॉन्स्टेंट को, हमने पीछे पढ़ा भी है, और इसका यूनिट होता है 1 अपॉन सेकेंड। और दूसरा फार्मूला है एक्टिविटी का। एक्टिविटी क्या होती है? इस लैम्डा और एन का प्रोडक्ट। ये लैम्डा क्या चीज़ है? ये सेम यही चीज़ है, यानी डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। और एन क्या चीज़ है? एन है नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मौजूद है, वो एन होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट फार्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू एन नॉट एप्सिलॉन ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सॉरी, ये एप्सिलॉन नहीं है, एक्सपोनेंट है। एन वही चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो उसमें मौजूद है एलिमेंट में, और एन नॉट क्या है? वो एटॉमिक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो कि डी के हो सकते हैं, और लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट है, टी यहाँ पर टाइम। ठीक है जी। तो ये 3 फार्मूलाज आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें। ये फार्मूलाज इन न्यूमेरिकल्स पे यूज़ होंगे। टोटल 4 ही न्यूमेरिकल हैं इस पूरे चैप्टर में, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहला है प्रॉब्लम 19.1। किताब की प्रॉब्लम है, हमने इसमें ये एक दफ़ा पहले कर भी लिए, इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है। व्हेन द क्लोरीन एटम ऑफ मास नंबर 35 एंड चार्ज नंबर 17 इज बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन। जब क्लोरीन एटम जिसका मास नंबर 35 है और उसका चार्ज नंबर यानी उसमें प्रोटॉन की तादाद 17 है, इज बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन से बम्बार्ड किया जाए, यानी प्रोटॉन्स के साथ उसकी कोलिजन कराई जाए, रिजल्टिंग डिसइंटीग्रेट्स एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अब जब क्लोरीन डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, तो वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, यानी अल्फा पार्टिकल इजेक्ट करेगा। राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो इक्वेशन फॉर्म होती है, वो इक्वेशन जाहिर सी बात है 2 चीज़ों से बनती है। एक कहलाता है रिएक्टेंट्स, ठीक है, और एक कहलाता है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में क्या क्या चीज़ है आपको नजर आ रही? पहला तो वो कह रहे हैं क्लोरीन एटम है, सही है, उसका मास नंबर है 35, उसका एटॉमिक नंबर है 17, हमने लिख लिया। क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। कन्वेंशनल सिंबल के मुताबिक हमने क्लोरीन को यहाँ लिख दिया लेफ्ट साइड पे, जो कि रिएक्टेंट है। दूसरा वो कह रहे हैं कि इट इज़ बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से उसको बम्बार्ड किया। प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एटम पे आएगा। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका मास भी होता है 1, तो आपने ये दोनों को रिएक्टेंट्स में लिख दिया। अब जो रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट बन रहा है, वो क्या बन रहा है? एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। आपने पहले तो वो अल्फा पार्टिकल लिख दिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई, यानी जैसे हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 एटॉमिक मास होता है, इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल का भी 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 एटॉमिक मास होता है। इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हमने इसको यहाँ पे पहले ही लिख दिया राइट साइड पे, यानी प्रोडक्ट्स पे। अच्छा जी, और बचेगा क्या? अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें टोटल जो एटॉमिक नंबर्स प्लस हो रहे हैं वो है, ये है 17 और यहाँ पर है 1, तो इनको प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 18। ठीक है जी। फिर यहाँ पे 2, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो एक और नया एलिमेंट बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 16। 17 प्लस 1 ये 17 और 1 18 हो गए। 18 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आएगा 16, यानी यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आएगा
जिसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए 16 और 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। दूसरी बात यहाँ पे मास देखें तो 35 यहाँ पर 1 तो इनको प्लस किया 36 हो गए। यहाँ से मास 4 को 36 में से 4 को माइनस किया तो 32 बचेंगे। तो इस तरह आपने इस इक्वेशन को मुकम्मल कर लिया। बस इसमें इतना ही आपने करना था। प्रॉब्लम 19.2 में देखिए हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.80 डेज। हाफ लाइफ एक रेडॉन एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है 3.80 डेज। चूँकि इसका हाफ लाइफ का यूनिट टाइम होता है तो डेज, वीक्स, ईयर्स, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है। व्हाट वुड बी इट्स डीके कांस्टेंट, माने लैम्डा आपने मालूम करना है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो वेवलेंथ नहीं है, वो डीके कांस्टेंट है, ठीक है। तो टी हाफ आपको गिवन है और लैम्डा आपने मालूम करना है। आपने पीछे फार्मूला देखा है, यहाँ डेटा में आपने लिखा टी हाफ इज इक्वल टू 3.80 डेज। इस टी हाफ यानी इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। वो किस तरह करेंगे कि भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो आप इस 3.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.80 मल्टीप्लाई बाय 24। फिर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो आप आगे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। फिर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, आप आगे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 3.80 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आंसर आ जाएगा। ये हाफ लाइफ आ गई सेकंड में। लैम्डा मालूम करना है, सॉल्यूशन में आपने फार्मूला लिखा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी हाफ को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 0.693 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे टी हाफ आपने यहाँ पे मालूम कर लिया सेकंड में और इसको आपने सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकंड। ठीक है जी, इतना सा काम था। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 19.7 और 19.4। आप ये बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ये दोनों तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में टोटल यही 4 प्रॉब्लम है बस, और 4 में से भी पहली वाली उसमें से जो इक्वेशन थी, बाकी 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में अक्सर औकात आते हैं। इनको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। प्रॉब्लम 19.7 है, इफ द नंबर ऑफ एटम पर ग्राम ऑफ रेडॉन is 2.666 exponent 21 and it decays with a half life of 1622 years. Find the decay constant and the activity of the sample. अच्छा, वो आपसे कह रहे हैं कि रेडॉन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है और इसका एटॉमिक मास 226 है। उसके नंबर ऑफ एटम पर ग्राम में जो मौजूद है वो है 2.666 एक्सपोनेंट 21, यानी इतने एटम उसके 1 ग्राम में मौजूद है इस रेडॉन एलिमेंट के। और ये डीके होता है हाफ लाइफ के 1622 ईयर, 1622 साल में जाके इसकी हाफ लाइफ है। यानी 1622 साल के बाद आधा डीके होगा, आधा टूटेगा, पूरा नहीं। ठीक है ना, हाफ लाइफ का मतलब होता है हाफ डीके होगा। जितने एटम मौजूद है उसमें से हाफ डीके होंगे 1622 साल में जाके। फाइंड डीके कांस्टेंट लैम्डा मालूम करना है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल मालूम करनी यानी ए मालूम करना है। आप खुद देख सकते हैं, आसान है कि जब आपको हाफ लाइफ दे दी तो लैम्डा कैसे आएगा, पीछे फार्मूला आपने पढ़ा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है जी। और एक्टिविटी के लिए फार्मूला हमने पीछे पढ़ा ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा जब आप मालूम कर लेंगे तो एन यहाँ पे आपको गिवन है, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा एन के फार्मूले से आप एक्टिविटी भी मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने डेटा लिख दिया एन इज इक्वल टू 2.666 एक्सपोनेंट 21, यानी इतने एटम मौजूद है पर ग्राम ऑफ रेडॉन में। टी हाफ 1622 ईयर्स थी। इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले सेकंड के फॉर्मूले में, यानी सेकंड की फॉर्म में। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर भी आप, तो आप खुद सोचें कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। फिर एक दिन में 24 घंटे, फिर उसी तरह एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60। तो आप इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1622 लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ जाएगा। लैम्डा मालूम करना है और एक्टिविटी मालूम करनी है। सॉल्यूशन में पहले आपने हाफ लाइफ का फार्मूला लिखा 0.693 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल पिछले वाले प्रोसीजर की तरह आपने टी हाफ की वैल्यू यहाँ रखी, सॉल्व किया, लैम्डा आ गया। दूसरा फार्मूला है ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, यानी कि डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो लैम्डा आप यहाँ पे मालूम कर चुके हैं, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एन के साथ जो सवाल में आपको गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्टिविटी आ गई। इस एक्टिविटी का यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक्टिविटी का यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी इतने एटम एक सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। 3.61 एक्सपोनेंट पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रही है इस रेडॉन में।
1 सेकंड के अंदर। ठीक है जी, ये है तीसरी प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो है 19.4। ये दिखने में छोटी है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है और थोड़ी सी मुश्किल भी है, इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 days. By what percent does its activity will decrease per week? एक एलिमेंट है पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 104 104, जो जिसका एटॉमिक मास है 210, ठीक है 210, और उसकी हाफ लाइफ क्या है 140 डेज। बाय व्हाट परसेंट डज इट्स एक्टिविटी विल डिक्रीज पर वीक, वो आपसे कह रहे हैं इसकी एक्टिविटी एक हफ्ते में पर वीक के हिसाब से कितनी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, एक हफ्ते में कितनी डिक्रीज होगी, आप ये सवाल है। अब इसका डेटा सबसे पहले बना ले तो आपका टी हाफ गिवन है 140 डेज, और टाइम आपसे पूछा जा रहा है एक वीक में कितनी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो टाइम इज इक्वल टू 1 वीक, यानी स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 वीक। अच्छा, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने लिखा क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करो, ये जो डेज में हाफ लाइफ आपको गिवन है, पिछले सवाल में आपने आपको याद होगा कि हमने सेकंड में इसको कन्वर्ट किया था सेकंड के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो आपसे वीक के बारे में पूछ रहा है ना, पर वीक के रिलेटिव पूछ रहा है, तो आप इस डेज को कन्वर्ट करोगे वीक के हिसाब से। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप डेज को टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वीक में आ जाएगा। ठीक है, चूँकि वीक एक बड़ा यूनिट है डेज से, तो इसलिए हम डिवाइड करें। जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 140 डिवाइडेड बाई 7, ये आपके पास 20 वीक आ गया, यानी 140 दिन कह दो या 20 हफ्ते कह दो, दोनों एक ही बात है। तो टी हाफ हमने वीक के हिसाब से निकाल लिया। फिर वो आपसे पूछ रहा है एक्टिविटी कितनी डिक्रीज होगी पर वीक, तो हमने कहा एक्टिविटी को हम इनिशियल और फाइनल के हिसाब से ले लेते हैं। हम कहते हैं भाई इनिशियल एक्टिविटी को ए कह दो, और जो फाइनल एक्टिविटी होगी यानी एक हफ्ते बाद की एक्टिविटी होगी उसको ए डैश कह दो। ए इज इक्वल टू लेमडा एन होता है, तो इनिशियल के साथ हमने लेमडा एन नॉट लगा दिया, यानी इनिशियली जो अवेलेबल एटॉमिक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे उसके साथ हमने एन नॉट लगा दिया, और 1 वीक लेटर जो एक्टिविटी होगी ए डैश उसके साथ हमने लेमडा एन लिख दिया। लेमडा चूंकि एक कांस्टेंट है इसलिए दोनों के साथ सेम रहेगा, इनिशियल के साथ एन नॉट और फाइनल के साथ सिर्फ एन। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, इसको डिस्क्राइब इस लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पे आप कर दीजिएगा डिफरेंस इन एक्टिविटी पर वीक। ठीक है ना, डिफरेंस इन एक्टिविटी पर वीक क्या है, दोनों को माइनस कर दो, पहले वाले से दूसरे को माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा होगी ये कम होगी, ये सवाल में भी कह रहे हैं ना कि एक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव आए, इसलिए आपने इसको इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। तो ए माइनस ए डैश, ए की जगह लेमडा एन नॉट लिखा, ए डैश की जगह लेमडा एन लिखा। इस दोनों में से लेमडा चूंकि कांस्टेंट था, लेमडा कॉमन बाहर आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल लेमडा एन नॉट माइनस एन। ये आप अगर डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मसला ये कि आपको लेमडा नहीं पता सवाल में, और आपको एन नॉट एन भी नहीं पता है ना, नहीं गिवन सवाल। तो आपने ये चीज़ें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो भाई आपने पीछे फार्मूलाज हमने 3 फार्मूलाज बनाए थे, उन्हीं की मदद से हम लेमडा निकालेंगे और ये वैल्यूज निकालेंगे, इनको यहाँ पुट करेंगे तो हमें पर वीक के हिसाब से डिफरेंस इन एक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो लेमडा निकालेंगे कैसे, वो हाफ लाइफ के फार्मूले से आपने पढ़ा है पीछे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, टी हाफ आपको पता है वीक में, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से लेमडा आ गया पर वीक 0.03465 वीक माइनस 1, यानी वीक की पावर -1 का मतलब होता है पर वीक, एक हफ्ते में इतना लेमडा होगा। अच्छा, रॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के का फार्मूला भी हमने आपको बताया था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पर ये जो लेमडा है ये तो ये रहा, और ये जो टी है स्मॉल टी, ये हमने पीछे बताया डेटा में 1 वीक, इसकी जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखी और टी की जगह 1 रखा, और ई की पावर में ये आपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.966 एन नॉट, यानी ये जो एन है ये 0.966 एन नॉट के बराबर है। क्लियर है, इस एन को आप यहाँ पर रखोगे इक्वेशन 1 में, तो ये एन नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी चीज़, पहले आप देखो इक्वेशन 1 हमने यहाँ लिखी लेमडा एन नॉट माइनस एन, ठीक है जी, डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक, यहाँ पे इसको डिक्रीज कर दीजिएगा या डिफरेंस इन एक्टिविटी कर दीजिएगा, दोनों चीज़ हो सकती है। तो लेमडा एन नॉट माइनस एन था ना, तो हमने इस एन की जगह पर ये जो एन निकला 0.966 एन नॉट ये रख दिया,
इसमें से एन नॉट कॉमन आ गया तो आपके पास आंसर बच जाएगा 1 माइनस 0.966। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 1 में से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.034 लैम्डा एन नॉट। ठीक है जी। अब सवाल में सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा था कि डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक आपने निकालनी है, उन्होंने कहा था भाई परसेंट चेंज निकालो। व्हाट परसेंट डज इट एक्टिविटी विल डिक्रीज, परसेंट के हिसाब से आप निकालना है। तो आपको एक जनरल फार्मूला में परसेंट चेंज का बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। परसेंट चेंज किसी भी चीज़ की निकालनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वैल्यू। उस वैल्यू में जो चेंज आ रहा है आप वो निकालो। जैसे यहाँ पे चेंज इन एक्टिविटी आ रहा है पर वीक के हिसाब से, हमने वो निकाला, उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज इज एक्टिविटी पर वीक के लिए हमने कहा, हमने ऊपर ले लिया न्यूमरेटर में चेंज इन एक्टिविटी पर वीक, वो ये रहा डिक्रीज इन एक्टिविटी पर वीक 0.034 लैम्डा एन, और नीचे हमने ओरिजिनल वैल्यू ले ली कि ओरिजिनल क्या था हमारे पास, ये रहा इनिशियली तौर पर, यही था ना ओरिजिनल इनिशियली एक्टिविटी, तो लैम्डा एन नॉट, और नीचे एक यानी एक्टिविटी ओरिजिनल जो थी वो थी लैम्डा एन नॉट। तो ये वाला लैम्डा एन नॉट, ये वाला लैम्डा एन नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए किया ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो 0.034 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.4 परसेंटेज। यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने खुलासा क्या किया है, हमने इस डेज को वीक में कन्वर्ट किया, टाइम स्मॉल टी 1 वीक था, परसेंटेज डिक्रीज मालूम करनी थी, हमने इनिशियल फाइनल एक्टिविटी को ए और ए डैश कह दिया और एन नॉट और एन कह दिया, इसका डिफरेंस ले लिया और इक्वेशन 1 कह दिया। पहले हमने टी हाफ के फार्मूले से लैम्डा निकाला, उसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के फार्मूले से हमने एन और एन नॉट का एक फॉर्म में इक्वेशन निकाली। इस एन की जगह पर हमने ये यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी तो लैम्डा एन नॉट की फॉर्म में आ गया। फिर हमने कहा परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए चेंज निकालते हैं, चेंज निकाल लिया तो उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो यहाँ से लैम्डा एन नॉट कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज डिक्रीज में आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये चार अपने पास न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी इनमें से सवाल आता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।